हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है सातवां चैप्टर। तो सातवां चैप्टर का आपका है क्या, इंट्रोडक्शन टू आयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। तो ये जो चैप्टर आपका सातवां हो गया, इसके बाद आठवां और नौवां पढ़ेंगे। ये तीन चैप्टर आपका न्यूमेटिक्स से रिलेटेड है और ये जो आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता है, तो आगे कहीं पे भी आप जेई वगैरह की तैयारी करेंगे या ईएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, मतलब एई वगैरह की भी तैयारी करेंगे, पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक वगैरह करेंगे, तो बीटेक करने के बाद कंपटीशन वगैरह के में देंगे तो वहां पे भी ये चीज न्यूमेटिक्स से बहुत कम जगह आपके सिलेबस में आता है। डिप्लोमा लेवल पे तो एकदम में नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तक जो हम लोग 1 से 6 तक पढ़े थे, वहां पे हम लोग बियॉन्ड द सिलेबस भी जाते थे, कुछ ज्ञान की बातें भी सीखते थे कि जो आपके आगे काम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली सिलेबस के बारे में देखेंगे। जो हमारा सिलेबस रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको क्या क्या पढ़ना है इसके इस चैप्टर के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन टू आयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ और इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ आयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ आयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम दिखाया गया है। इसमें है क्या, ये आपका एक सिलेंडर नुमा दिखाया गया है, इसमें एक पिस्टन की तरह ये काम कर रहा है और ये आपका एक पिस्टन रॉड की तरह काम कर रहा है। ये किसी शाफ्ट से कनेक्टेड आपका होता है। अब होता क्या है इसमें, ये दो ट्यूब आपके लगे हुए हैं। जब यहाँ पे एक के अंदर कोई फ्लूइड हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो फ्लूइड का प्रेशर पी होगा, और उस प्रेशर, और वो प्रेशर किस पे होगा, इस पिस्टन पे जाकर के अप्लाई होगा। तो इस पिस्टन पे जब अप्लाई होगा तो इसका एरिया से अगर हम गुणा करते हैं तो इस पे क्या कार्य करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा, पी बराबर एफ बराबर पी इंटू ए, जिसके कारण आपका क्या होगा, ये पिस्टन जो है आपका ये ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर हम 20 वाले ट्यूब से कोई फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, फिर उस पर एक फोर्स कार्य करेगा, प्रेशर इंटू एरिया का, और उसके कारण क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा और ये आपका किसी शाफ्ट से कनेक्ट होगा। जब ये नीचे ऊपर आएगा तो आपका क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एक तरीके से यहाँ रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है, तो इससे हम लोग जो है रोटरी मोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम चित्र में दिखाया गया है। इस अनुप्रयोग में उपयुक्त हाइड्रोलिक रेखीय गति प्रदान करने के लिए एक रैम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसमें एक चल पिस्टन आउटपुट शाफ्ट से सीधा जुड़ा होता है। इसमें क्या है, ये आपका चल पिस्टन है, ये क्या है, ये आपका पिस्टन है। चल पिस्टन को हम लोग मूविंग पिस्टन बोल सकते हैं। ये क्या है, मूविंग पिस्टन है, और जो कि किससे जुड़ा होता है, एक शाफ्ट से सीधे जुड़ा होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया। और पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग जो है हाइड्रोलिक सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक, ये जो पूरा आपका लैंग्वेज है ना, बुक का लैंग्वेज है। ये मान के लिए पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस चेंज हुआ तो बुक में आया हुआ है, तो अदर किसी कंपटीशन वगैरह की बुकों में भी ये कंटेंट मिल नहीं रहा है। इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो उतना आसानी से आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है ये सारी चीजें। फिर कह रहा है, यदि तरल को पाइप के द्वारा पंप किया जाता है तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा तथा शाफ्ट का प्रसार होगा, और यदि तरल को पाइप बी द्वारा प्रवेशित कराया जाता है तब शाफ्ट बी अपनी पूर्व तो आप तब शाफ्ट अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएगा। यानी कि जब हम ए से कोई फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे तो ये पिस्टन आपका ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे बी से हम कोई फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे तो शाफ्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि आपका ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। फिर कह रहा है कि अतः पिस्टन के बिना दाबित तरफ नॉन प्रेशराइज साइज से तरल की पुनरावृत्ति हेतु कोई विधि प्रयोग करनी होगी, जिससे सिलेंडर से उपलब्ध होने वाला अधिकतम बल तरल के दाब तथा पिस्टन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कह रहा है, पिस्टन के बिना दाबित साइड, जैसे जैसे इधर से क्या होगा, इधर से तो प्रेशर के कारण आपका जाएगा, लेकिन इधर से जब पिस्टन नीचे आएगा तो एक तरीके से वेट के कारण आपका नीचे आएगा। जो यहाँ से कोई फ्लूइड पड़ करेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे जो नॉन प्रेशराइज साइड है, यानी कि ऊपर का जो साइड है, से तरल की पुनः प्राप्ति है, पुनः हमारा तरल ऊपर से पुनः प्राप्त हो, कोई विधि प्रयोग करनी पड़ेगी, और सिलेंडर से उपलब्ध होने वाला अधिकतम बल तरल के दाब, जो सिलेंडर से अधिकतम बल प्राप्त होता है तरल के दाब तथा पिस्टन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 150 बार दाब के द्रव दाब से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले पिस्टन द्वारा 2000 किलोग्राम का भार हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अब ये आपका एक्चुअल फिगर दिखाया गया हो, तो आपका एक तरीके से प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे वो सिस्टम हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व है। ये क्या है, आपका कंट्रोल वाल्व है, वो वही पिस्टन वाला है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड जाएगा किससे, ऐसे जाएगा, सॉरी, यहाँ से फ्लूइड जाएगा आपका ऐसे, ये फिल्टर होगा उसका, ये मोटर आपका लगा हुआ, मोटर क्या करेगा, पंप, पंप क्या करता है, किसी लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कंप्रेसर आपका क्या होता है, किसी गैस या एयर के प्रेशर को बढ़ाता है, वैसे ही पंप क्या करता है, किसी द्रव के प्रेशर को बढ़ाता है। तो पंप क्या, ये मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लगा हुआ, मोटर पंप को चलाएगा, पंप क्या करेगा, इस द्रव के जो आपका फ्लूइड है इसके प्रेशर को बढ़ा करके आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर रेगुलेशन लगा हुआ, मतलब प्रेशर को रेगुलेट करेगा। आगे क्या कर रहा है, ये कंट्रोल वाल्व लगा है, ये कंट्रोल वाल्व जब जरूरत होगा तो ए वाले ट्यूब से फ्लूइड को इंटर कराएगा इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, जो जरूरत होगा बी वाले फ्लूइड के से इंटर कराएगा बी वाले ट्यूब से। तो पहली बार जब आएगा तो कहां से आएगा, ए वाले ट्यूब से, कंट्रोल वाल्व से ये वाला बंद रहेगा, ये वाले ट्यूब से क्या करेगा, इंटर करेगा, तो पिस्टन आपका ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पिस्टन आपका ऊपर उठ जाएगा, फिर यहीं से फ्लूइड आपका, फिर यहीं से फ्लूइड आपका जो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जब ये फ्लूइड पहले इसके ऊपर, जब ये नीचे रहा होगा पिस्टन, तो क्या होगा, इसके ऊपर पूरा फ्लूइड भरा रहा होगा, इसके ऊपर पूरा फ्लूइड भरा रहा होगा। ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड इधर की ओर आएगा, तो कंट्रोल वाल्व से क्या होगा, तो कंट्रोल वाल्व से बी वाला आपका ओपन होगा, और यहाँ से रिटर्न फ्लूइड, जो आने वाला फ्लूइड तो इस रास्ते से आएगा, लेकिन जो फ्लूइड रिटर्न होगा इस रास्ते से आपका कहाँ आ जाएगा, फिर इसी आपका टैंक में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब आपका आ गया, पिस्टन आपका ऊपर चला गया, फिर क्या होगा, फिर इधर से फ्लूइड आपका आएगा, इधर से फ्लूइड आएगा, भैया क्या होगा, बी वाला वाल्व खुलेगा, और बी वाले वाल्व से खुलेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड आएगा, फिर क्या होगा, उसके भार के कारण पिस्टन फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यही क्रिया बार बार चलती रहेगी। कंट्रोल वाल्व यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, यही क्या करेगा, जरूरत के अनुसार ए और बी से बारी बारी से क्या करेगा, फ्लूइड को पास कराएगा। तो कंट्रोल वाल्व जो है, यही मतलब इस प्लंजर को कह सकते हैं, या ये पिस्टन को कह सकते हैं, ऊपर भी कराएगा और इसको क्या कराएगा, नीचे भी आपका कराएगा। तो फिगर बहुत जो है सिंपल है। फिगर में कुछ, अगर आप लोग फिगर की अगर लोग बात करें, इसमें फिगर बहुत आसान है। जैसे ये क्या हो गया, ये आपका एक हो गया टंकी हो गई, ये क्या हो गया, अगर हम लोग बात करें, ये क्या हो गया, एक आपका टैंक हो गया। अब यहाँ से क्या लगा हुआ है, यहाँ से एक लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, और फिर क्या है, यहाँ से लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं लगा हुआ है फिल्टर, ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है, और ये पंप जो है एक मोटर से क्या है, कनेक्ट है, एक मोटर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक पंप हो गया। अभी फिर यहाँ से जो फ्लूइड जाएगा, ये किस में जाएगा, एक प्रेशर रेगुलेटर में जाएगा, किस में जाएगा, प्रेशर रेगुलेटर में जाएगा। प्रेशर रेगुलेटर से कहाँ जाएगा, प्रेशर रेगुलेटर से जो आपका फ्लूइड जाएगा, ये किस में जाएगा, ये कंट्रोल वाल्व में जाएगा, किस में जाएगा, ये कंट्रोल वाल्व हो गया। मैं लाइन डायग्राम बना रहा, ये क्या हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, ये क्या हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दो ट्यूब जुड़ी होंगी, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दो ट्यूब जुड़ी होंगी, एक ट्यूब इधर गया होगा और एक ट्यूब क्या होगा, इधर गया होगा। यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे आपका लगा होगा पिस्टन, क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा आपका, यहाँ पे क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पिस्टन, और ये पिस्टन जो है ये क्या है, एक शाफ्ट से ऐसे क्या है, संबद्ध है, और एक शाफ्ट से क्या है, ये पिस्टन जो है आपका एक शाफ्ट से संबंध है। अब जो है ये पिस्टन आपका लगा हुआ है, यहीं पे क्या रखेंगे, ये आपका ऊपर कनेक्ट होगा, तो ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें फिगर में, ये आपका क्या हो गया, एक टैंक हो गया, ये क्या हो गया, टैंक हो गया। इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड कहाँ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करें, फ्लूइड जो कहाँ जाएगा, फ्लूइड जाएगा यहाँ पे जाएगा। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया फिल्टर, क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिल्टर से फिर फ्लूइड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इधर ये लगा हुआ है क्या, ये आपका हो गया मोटर, क्या हो गया, मोटर हो गया। और ये क्या है, ये पंप है, प्रेशर को बढ़ाएगा, प्रेशर को बढ़ा के कहाँ जाएगा, ये रेगुलेटर में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, रेगुलेटर में जाएगा, कहाँ जाएगा, रेगुलेटर में जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ जा रहा है, रेगुलेटर में जा रहा है। अब रेगुलेटर से अगर हम लोग बात करें, रेगुलेटर से फिर कहाँ जाएगा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंट्रोल वाल्व हो गया, क्या हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया।
अब यहाँ से बैक फ्लो के लिए भी तो यहीं से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे बैक फ्लो के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बैक फ्लो के लिए जो आएगा आपका ऐसे, ये आपका इधर आ जाएगा ऐसे, ये मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं और यहां से भी आएगा, यहां से क्या होगा बैक फ्लो होगा, यहां से क्या होगा ब्लैक फ्लो होगा, यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा बैक फ्लो हो जाएगा। मतलब जैसे ज्यादा हो गया तो यहाँ से आगे ना बढ़ के कुछ यहीं से क्या होगा, यहीं से लौट जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका रिटर्न होगा, क्या होगा रिटर्न होगा, क्या होगा रिटर्न होगा फ्लूइड। और ये आपका वाल्व ए हो गया और ये क्या हो गया वाल्व बी हो गया, ये वाल्व ए हो गया और ये वाल्व बी हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिलेंडर हो गया। तो ये हमने क्या बना दिया, एक लाइन डायग्राम बना दिया। तो ऐसे आप एग्जाम में बना सकते हैं, आपको हूबहू वही रट करके नहीं बनाना है, आपको हूबहू यही एकदम रट करके नहीं बनाना है, आपको बस यहाँ पे मैकेनिज्म समझना था। क्या था, मैकेनिज्म समझाना था। क्या था, मैकेनिज्म समझाने का काम यहाँ पे आपको था, किस प्रकार से आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर जा रहा है ऐसे ही, इधर की ओर ऐसे जाएगा, इधर की ओर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। यहाँ पे तीर न दिखाइए, क्यों, क्योंकि एक बार अंदर जाएगा एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ है, आपका ये इस प्रकार से आपका फिगर हो गया। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से क्या कर लेंगे, एग्जाम में बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोलिक सिस्टम आपका हो गया। ये क्या हो गया, एग्जाम में आएगा तो आप ऊपर वाला फिगर ने बना करके यही नीचे वाला फिगर बनाएंगे और इसको अपनी भाषा में बना करके लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, अपनी भाषा में बना करके लिखेंगे, फिगर बना लेंगे और इसी फिगर का कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग क्या करेंगे, अपनी भाषा में बना करके लिखेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होता है, एक टैंक में फ्लूइड भरा होता है, तो फ्लूइड टैंक से जो होता है एक पंप और मोटर की सहायता से फ्लूइड को खींचा जाता है। तो फ्लूइड फिल्टर से होते हुए, पंप से होते हुए कहाँ जाता है, रेगुलेटर में जाता है, रेगुलेटर से फिर फ्लूइड जाता है आपका कंट्रोल वाल्व में जाता है। अब कंट्रोल वाल्व से अगर जब हमारा पिस्टन को ऊपर की ओर जाना होता है तो हमारा ए ट्यूब से जो है फ्लूइड जो है सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा पिस्टन ऊपर उठ जाता है। फिर पिस्टन को डाउन करने के लिए क्या होता है, बी ट्यूब से, कंट्रोल वाल्व की सहायता से बी ट्यूब से फ्लूइड जाता है, जिससे हमारा पिस्टन नीचे आता है। तो हमारा ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व से एक रिटर्न पाइप होता है, जिसके माध्यम से जो हमारा मतलब फ्लूइड होता है वो रिटर्न होकर के कहाँ आता है, पुनः टैंक में आता है। यही प्रक्रिया बार बार हमारी क्या होती है, चलती रहती है। इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। करा सिलेंडर पर भार के उठने की गति को सिलेंडर में भेजने वाले द्रव की मात्रा को कम अधिक करके नियंत्रित किया सकता। मतलब इसके द्वारा हम लोग जो वेट उठा रहे हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेट रख करके हम लोग उठा सकते हैं। तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना तेजी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्लूइड को प्रोवाइड करेंगे, उतना तेजी से पिस्टन आपका ऊपर नीचे होगा और उतना तेजी से आपका क्या होगा, भार को उठाएंगे या डाउन करेंगे। और अगर आपको भार को ज्यादा मात्रा को उठाना रहेगा तो आपको प्रेशर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो द्रवीय प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें कम गतियों पर सूक्ष्म नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मतलब बहुत मान्यूट नियंत्रण, बहुत सूक्ष्म नियंत्रण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और फिल्टर का कार्य धूल मिट्टी आदि के कणों को द्रव से अलग करके उसे पंप में भेजना है। मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा उसमें मिट्टी धूल वगैरह के कण हमारे न जाने पाए, तो वो क्या करेगा, फिल्टर क्या करेगा, धूल वगैरह के कण को, मिट्टी वगैरह को क्या कर लेगा, अलग कर लेगा, उसको मतलब उस सिस्टम के अंदर जाने नहीं देगा। अब वो आपका क्या हो गया, वो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम था। क्या था, हाइड्रोलिक सिस्टम था। हाइड्रोलिक सिस्टम अगर एग्जाम में आ जाएगा तो दोनों फिगर नहीं बनाएंगे, ये हमने बता दिया था। ये आपका क्या था, एक तरीके से ये वाला जो था आपका वर्किंग प्रिंसिपल था, ये वर्किंग प्रिंसिपल था। एग्जाम में आ जाएगा आपको 5 नंबर का आएगा। जब 5 नंबर का आएगा तो इतना समय नहीं रहेगा कि आप दोनों फिगर बनाएं, उतना समय नहीं रहेगा कि आप ये भी फिगर बनाएं और ये भी फिगर बनाएं। तो आपको यही वाला फिगर बना करके जो हमने यहाँ पे बनाया है, यही फिगर बना करके डायरेक्ट इसी के बारे में क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। इसी के बारे में क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। ये भी सेम उसी तरीके से, ये भी सेम उसी तरीके से, लेकिन आपका उसमें क्या था, आप में आपका जो
हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या था, उसमें फ्लूइड को रिटर्न में हम लोग टैंक के अंदर लाते थे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड आपका क्या, फ्लूइड आपका उसकी वैल्यू होती है, उसको खरीदना पड़ेगा आपको। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में एयर जो है वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो यहाँ रिटर्न करके टैंक में नहीं लाना है। जो रिटर्न होगा उसको क्या कर देंगे, एग्जॉस्ट मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। बस सिस्टम में दोनों में अंतर ये रहेगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग जो है इसको रिटर्न करके वापस ले आते थे, और इसमें क्या करेंगे, न्यूमेटिक में क्या करेंगे, रिटर्न वाला चूंकि हम इसको पुनः यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे न्यूमेटिक में क्या होगा, एयर होगा, जो यहाँ पे फ्लूइड था माध्यम, वो माध्यम वहां पे क्या होगा, न्यूमेटिक में एयर होगा, तो एयर को दोबारा टैंक में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एयर को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ही छोड़ देंगे, और हमको जो इनपुट के रूप में मिलेगा, जो यहाँ पे जाएगा भी, वो भी क्या होगा, वो भी एटमॉस्फेयर में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो हमारा इसके लिए जो है टैंक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटमॉस्फेयर से हम लोग सक करेंगे एयर को, और एटमॉस्फेयर में ही क्या करेंगे, एयर को फिर एग्जॉस्ट कर देंगे। तो ये आपका है क्या, न्यूमेटिक सिस्टम। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है, एयर आपका आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान लीजिएगा, एयर आपका आ रहा है, एयर आ रहा है, किसमें आ रहा है, फिल्टर में आ रहा है। फिल्टर में आने के बाद ये क्या है, कंप्रेसर लगा है, क्या लगा है, कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, एयर को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने के बाद एयर कूलर लगा है, एंड एयर ट्रीटमेंट मतलब ठंडा भी कर रहा है, और उसका ट्रीटमेंट कर रहा है कि एयर में डस्ट वगैरह के पार्टिकल को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। फिर स्टोरेज रिजर्वायर में जा रहा है। जैसे आप लोग गए होंगे कहीं पे गाड़ियों का टायर में हवा वगैरह भरवाने, तो एक सिलेंडर के अंदर पहले से क्या होता है, एयर स्टोर हुआ रहता है, और उसी को हम लोग पाइप के माध्यम से जब हम लोग ट्यूब में लगाते हैं, तो होता क्या, सिलेंडर के अंदर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है, और हमारे टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें प्रेशर की वैल्यू कम होती है। तो एयर जो है ऑटोमेटिक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। वही पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे भी क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे भी सेम, अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। क्या काम करना है, हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका एयर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका कंप्रेसर हो गया, ये कंप्रेसर आपका हो गया। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर एयर कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर एयर जाएगा आपका कंप्रेसर से जाएगा इंटरकूलर में, और उस प्लांट में जाएगा, और उस प्लांट के बाद कहाँ जाएगा, इस प्लांट के बाद एयर कूलर और एयर प्लांट स्टोरेज में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टोरेज में जाएगा। फिर यहाँ से एयर कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा एयर स्टोरेज में जाएगा, और फिर स्टोरेज से कहाँ जाएगा, स्टोरेज से जो आपका जाएगा कहाँ पे जाएगा, स्टोरेज से जाएगा आपका आपका कंट्रोल वाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, कंट्रोल वाल में जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से दो सिस्टम ऐसे लगे होंगे, ए और बी, यहाँ पे भी ऐसे लगे होंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए और बी वैसे ही लगा होगा। और ये क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक पिस्टन को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो है ये आपका हो गया पिस्टन। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एयर फिल्टर। क्या हो गया, एयर फिल्टर हो गया। यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है एयर, जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम एटमॉस्फियर। कहाँ से जा रहा है, एटमॉस्फियर से जा रहा है, एटमॉस्फियर से एयर जा रहा है। फिर ये क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से मोटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कंप्रेसर। क्या हो गया, कंप्रेसर। जब एयर जाएगा ना गर्म हो जाएगा, तो ये वाला क्या है, ये आपका हो गया एयर फिल्टर, एयर सॉरी एयर कूलर, एयर कूलर हो गया, एंड एयर ट्रीटमेंट हो गया। एयर क्या कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। ट्रीटमेंट मतलब वही, उसे धूल वगैरह की, एयर कूलर हो गया एंड एयर ट्रीटमेंट हो गया। एयर कूलर हो गया, एयर ट्रीटमेंट हो गया। देखिए यहाँ से जा रहा है आपका एयर, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से फिर एयर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से एयर यहाँ पे, यहाँ से आपका यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टोरेज। क्या हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टोरेज में गया। स्टोरेज से ये क्या आपका, ये कंट्रोल वाल्व है। क्या है, कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, रेज कराएगा और डाउन कराएगा। यही क्या करेगा, रेज कराएगा, डाउन कराएगा। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पिस्टन हो गया। ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया।
और ये क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया। इसको नाम ए दे दीजिए, इस पाइप को नाम बी दे दीजिए। सेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एग्जास्ट के लिए दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाँ कंट्रोल वाल्व से आपका एग्जास्ट दिखाया हुआ है। यहाँ से अगर दिखाएंगे, यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से एग्जास्ट, यहाँ से क्या हो जा रहा है, एग्जास्ट। तो बस सिंपल सा यही है। तो सेम जैसे आपका वो था वैसे ये है। तो ऐसे आपको बना करके, फिगर बना करके, ये क्या एक लाइन डायग्राम ही है। आप एक्चुअल में डिवाइस थोड़े ना बना पाएंगे, आप लाइन डायग्राम ही बना पाएंगे। तो आपको ये सिंपल सा ये फिगर बनाइएगा एग्जाम में, तो आपका इंप्रेशन भी बढ़िया पड़ेगा। सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये लगेगा कि आपने रट करके नहीं बनाया, चीजों को समझ करके बनाया है। बस अपनी बात को क्या करना रहेगा, समझाना रहेगा। तो अगर आप ये फिगर बनता हुआ देखे होंगे तो इसके बारे में ऑटोमेटिक बना करके क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट हो जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, एयर इन हो रहा है। एयर कहाँ से इन हो रहा है, एयर इन फ्रॉम, कह सकते हैं एयर इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहाँ पे जा रहा है एयर, पहले एयर फिल्टर में जा रहा है, वहां से फिर कहाँ जा रहा है, कंप्रेसर में जा रहा है। कंप्रेसर से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर कूलर में जाएगा, ठंडा होगा। और क्या होगा, एयर ट्रीटमेंट, उससे धूल मतलब ठंडा होने का मतलब उससे, और ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा कि वहां पे अगर कुछ हानि, जैसे गैस में भी कई चीजों का मिश्रण होता है, तो उसमें से एयर में कई चीजों का मिश्रण होता है, तो उसमें जो हानिकारक हो, जो इस सिस्टम को खराब करेगा, तो उसको क्या करेगा, वो अलग कर लेगा। तो इसी नाते इसको एयर कूलर एंड एयर ट्रीटमेंट बोला जा रहा है। वैसे फिल्टर, जो धूल वगैरह रहेगा वहां से फिल्टर वहीं पे छट जाएगा। लेकिन और भी अगर हवा में कोई अशुद्धियां होती है, तो जो एयर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे रहेगा, तो उन अशुद्धियों को क्या करेगा, वो दूर करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं, वही लिखा हुआ इस प्रणाली में भी चित्र के अनुसार वायु को वायुमंडल से चूषित करके पहले फिल्टर में से गुजारा जाता है। यानी कि वायु को वायुमंडल से चूषित करके मतलब सक करके पहले क्या किया जाता है, फिल्टर में गुजारा जाता है, जिससे कि वायु में उपस्थित धूल मिट्टी के आदि कणों को अलग किया जा सके। अब वायु को एक एसी मोटर संचालित संपीडक में संपीडित करके उसके दाब बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में वायु का तापमान भी क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। अब वायु में जलवाष्प की भी कुछ मात्रा होती है, अतः प्रयोग करने से पूर्व वायु को ठंडा किया जाता है। इससे जलवाष्प का भी संघनन होता है। तो इसी नाते एयर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, जिससे जिस जलवाष्प के जो कण होंगे वहीं पे क्या होंगे, संघनित करके उसको अलग कर लेंगे। अतः एक संपीडक के साथ एक एयर कूलर तथा वायु उपचार यूनिट लगाना आवश्यक होता है। उच्च दाब की वायु को एक स्टोरेज वेसल में भेजा जाता है। पात्र में उच्च दाब पर वायु संग्रहित करके रखा जाता है तथा भार की आवश्यकता अनुसार सिलेंडर में क्या करते हैं, हम लोग भेजते हैं। इस प्रणाली में वायु के दाब को नियंत्रित करने के लिए एक पीएसआई, एक दाब स्विच भंडारण पात्र में लगा होता है, जो दाब कम होने पर संपीडक मोटर को चालू कर देता है। जैसे ही आपका प्रेशर कम होगा, स्टोरेज के अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा और एटमॉस्फेयर से एयर का सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंदुदार रेखाओं से बॉक्स में प्रदर्शित यूनिट प्राय सभी संयंत्रों में एक समान रहती है। कुछ बड़े संयंत्रों में वायु को एक केंद्रीय यूनिट में संपीडित कर लिया जाता है तथा फिर संपीडित वायु की पाइपलाइन के माध्यम से अलग अलग स्थान पर भेजा जाता है। जो बहुत बड़ा प्लांट होता है वहां पे एक ही जगह क्या कर लेते हैं, हम लोग स्टोर कर लेते हैं और वहां से अलग अलग डिवाइस के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन छोटे यूनिट के लिए अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे है द्रविक तथा वायवीय प्रणालियों में तुलना, मतलब डिफरेंस बताना है, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। क्या दोनों में सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। पहला है कि इस प्रणाली में गति तथा मोटर के संचारण हेतु दाब युक्त प्रेशराइज्ड लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रेशराइज्ड लिक्विड का प्रयोग किया जाता है और इसमें संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाता है। अतः वायु को ही गति तथा शक्ति के संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। जब हम लोग कंप्रेसर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। पंप जो है क्या करता है, पंप जो है लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाता है और जो है कंप्रेसर जो है वायु या गैस के प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस प्रणाली में गति तथा शक्ति के संचारण हेतु दाबयुक्त द्रव का प्रयोग करते हैं और इस प्रणाली में गति तथा शक्ति के संचरण हो इसमें भी दाबयुक्त वायु का प्रयोग करते हैं। दाबयुक्त जो कंप्रेसर से हमारा गुजर रहा तो क्या हो रहा है, दाबयुक्त वो भी हो जा रहा है। दोनों में दाबयुक्त का हम लोग प्रयोग करेंगे। कंप्रेस्ड गैस का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और वहां पे कंप्रेस्ड जो है प्रेशराइज्ड लिक्विड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिक्विड आपका कंप्रेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे प्रेशराइज्ड लिक्विड बोलेंगे और यहाँ पे कंप्रेस्ड गैस बोल देंगे। अगला आपका है कि तेल युक्त द्रवित प्रणाली 700 बार दाब तक परिचालित की जा सकती है। मतलब इसको हम लोग 700 बार दाब तक हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है इसको 5 से 10 बार दाब तक ही कार्य कर सकते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है इसको 5 से 10 बार दाब तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके द्वारा ज्यादा प्रेशर हम लोग डेवलप नहीं कर पाते जितना हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में कर लेते हैं।
तीसरा है प्रायः बंद सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये प्रायः क्या होते हैं, बंद सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे थे एक सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा था, एक सिस्टम के अंदर क्लोज साइकिल कह सकते हैं एक तरीके से था। लेकिन इसमें क्या था, ओपन था, एटमॉस्फेयर से आपका एंटर कर रहा था और एटमॉस्फेयर में ही क्या हो रहा था, आपका एग्जॉस्ट हो जा रहा था। तो वायवीय सिस्टम जो होता है, न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है, प्रायः खुले सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ओपन सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है न्यूमेटिक वाला, और क्लोज सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है आपका कौन सा, हाइड्रोलिक वाला। अगला कह रहा है कि लीकेज होने पर प्रणाली मंद पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, अगर लीकेज होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और इसमें लीकेज होने का प्रणाली पर कोई खास असर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर डिफरेंस वहां पे क्या होता है, हाइड्रोलिक में अगर हम लोग देखें तो 700 बार तक हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। वायुमंडल का कितना होगा, 1 बार होगा, इसमें कितना है 5 से 6 बार है, और वहां से 1 बार जा रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, 700 और 1। तो ये क्या होगा, अचानक से 700 से जब लीकेज होगा तो एटमॉस्फेयर से कनेक्शन हो जाएगा, तो प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, तो आपका सिस्टम बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और यहाँ 5 से 6 से 1, यहाँ डिफरेंस अगर हम लोग देखें, डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे क्या बहुत कम है, और यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रविक वाला सिस्टम बहुत तेजी से स्लो हो जाएगा, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या है, लीकेज होने पे न्यूमेटिक्स में बहुत कम प्रेशर डिफरेंस होगा, लेकिन हाइड्रोलिक वाले में प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। अगला कह रहा है अगला हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है वाल्व परिचालन कठिन होता है। इसमें वाल्व का जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। जो हमारा कंट्रोल वाल्व होता है, इसमें वाल्व का परिचालन जो होता है उसकी तुलना में हाइड्रोलिक सिस्टम की तुलना में क्या होता है, आसान होता है। अगला होता है द लोड इज हाई। इस पे क्या होता है, हाई लोड के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में। इसको जो है हम लोग लो लोड के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है कम डेवलप होता है। अगला है कि प्रेशराइज लिक्विड बनाने के लिए पंपों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे गैसों के संपीड़न है तो हम लोग संपीड़कों का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेशराइज लिक्विड बनाने के लिए हम लोग पंप का यूज करेंगे, और यहाँ पे गैस को कंप्रेस करने के लिए हम लोग जो है कंप्रेसर का यूज करते हैं। अगला यह प्रणाली आग लगने के खतरों में असुरक्षित है। मतलब क्यों, क्योंकि आयल जो है वो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है। जो आयल होता है वो क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो ये प्रणाली आग लगने के खतरों में क्या सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लूइड का यूज करेंगे, जो क्या होगा आग पकड़ने की संभावना को मतलब आग को और एक तरीके से आग के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यह प्रणाली आग लगने के खतरे से सुरक्षित रहती है, क्योंकि हवा में तो आग लगेगा नहीं। अगला है स्वतः स्नेहन का प्रबंध होता है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन का सिस्टम होता है, और इसमें स्नेहन के लिए विशेष प्रबंध की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दोनों में क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अभी एक अंतर और बचा हुआ था कि अगला अंतर क्या है, असंपीड्य होने के कारण। असंपीडी मतलब ये वैसे होगा, हिंदी इसकी शुद्ध होगी असंपीड। क्या होगा, असंपीड। थोड़ा हिंदी यहाँ पे बुक वाला गलत है, यहाँ पे भी असंपीड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संपीड होगा। क्या होगा, संपीड होगा। यहाँ पे क्या हो गया, असंपीड्य होने के कारण जो आपका लिक्विड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है जनरली। असंपीड्य होने के कारण तेल द्वारा बल संचारण ठोसों के समान ही होता है। यहाँ पे जो बल संचारण होता है, जो फोर्स का संचरण होता है, वो क्या होता है, ठोस के समान ही होता है। इससे इनपुट गति सीधे ही आउटपुट गति में संचरित हो जाती है। इनपुट गति क्या होगा, जैसे कोई पाइप है, जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई यहाँ पे पाइप है, मान लीजिए पाइप है, पहले से मान लीजिए द्रव भरा हुआ है और यहाँ पे द्रव भरा हुआ है। जब यहाँ से द्रव और डालेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एयर में ऐसा नहीं होगा। एयर में क्या होगा, मान लीजिए एयर है, यहाँ से एयर डाला और यहाँ पे एयर निकलने लगे, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि एयर कंप्रेस आपका होता है। एयर क्या होता है, आपका कंप्रेस होता है। वही कह रहा है जैसे कोई ये ठोस भरा हुआ हो, यहाँ से और ठोस डाले तो यहाँ से ठोस आगे बढ़ने लगेगा। तो ऐसा हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में नहीं हमारा होता। वही कह रहा है कि असंपीड्य होने के कारण तेल द्वारा बल संचारण ठोसों के समान ही होता है। इससे इनपुट गति सीधे ही आउटपुट, जैसा ही जितना इनपुट देंगे वैसे ही हमको आउटपुट मिलने लगेगा। इसीलिए आउटपुट गति तथा स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है इसमें, न्यूमेटिक सिस्टम, सॉरी हाइड्रोलिक सिस्टम में। न्यूमेटिक में क्या होता है, संपीड्य होने के कारण वायु द्वारा बल संचरण स्प्रिंग से संचरण के समान होता है, इसलिए आउटपुट गति तथा स्थिति को यथार्थपूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 अंतर आपका यहाँ पे है, 10 अंतर है, कम से कम मिनिमम 5 अंतर तो आपको एग्जाम में याद ही रहे। 5 इधर लिखना रहेगा, 5 इधर लिखना रहेगा, तो 5 अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, 5 में 4 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो कम से कम मिनिमम 5 अंतर तो लिख लेंगे। और दोनों में अंतर ने बताया है, दोनों सिस्टम को पढ़ा करके अंतर बताया है, तो इस हिसाब से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर दोनों सिस्टम को आप पढ़ करके। दोनों सिस्टम को आप पढ़िए, फिगर जो हमने लाइन डायग्राम वाला यूज किया है वही डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में यूज करिएगा, या एग्जाम में वाला डायग्राम बनाइएगा तो इजीली बन जाएगा। बुक वाला बनाएंगे तो बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के लाभ क्या है। लाभ क्या है, पहला हो गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही बार बार रिपीट होगा, सारी चीजें भी आपको याद हो जाएगी। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, परिचालन में आसान होता है और शांत होता है। परिचालन में क्या होता है, आसान होता है और शांत होता है। कंपनों को न्यूनतम रखा जाता है, क्या होता है, कंपनों को न्यूनतम रखा जाता है। सुरक्षित एवं विश्वसनीय प्रणाली होती है, क्या होता है, सुरक्षित होता है और विश्वसनीय होता है, यानी सिक्योर होता है और रिलायबल सिस्टम होता है। अगला है, उच्च यांत्रिक लाभ प्राप्त करने हेतु गियर, कैन तथा लीवरों के जटिल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे अधिक मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करने के लिए ये सब सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, नियंत्रण तथा अप्रोच में बहुत अधिक नम्यता होती है। नियंत्रण और अप्रोच में बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गति तथा बलों की एक बड़ी रेंज पर नियंत्रण किया जा सकता है, मतलब गति और बल के बड़ी रेंज पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है भाई, तो हम लोग जो है उसका जो रेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। न्यूमेटिक में प्रेशर कितना होगा, 6 से 7 होगा, तो वहां पे रेंज क्या होगा, कम मिलेगा आपका, वहां पे रेंज क्या मिलेगा आपका, कम मिलेगा। आगे बात करें, एक सघन एक्चुएटर से उच्च निर्गत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। एक सघन एक्चुएटर से उच्च निर्गत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला है, बलों को अधिक दूरी तक तथा कोनों के चारों ओर दक्षता में कुछ कमी के कारण संचालित किया जा सकता है। अगला, सरल उपकरणों युक्तियों के प्रयोग के साथ एक ऑपरेटर के लिए सिस्टम को चालू करना, रोकना, गति को बढ़ाना अथवा कम करना तथा बहुत क्लोज तथा यथार्थ टॉलरेंस के साथ बड़े बलों को नियंत्रित करना, इसमें क्या होता है, सरल होता है। आगे बात करें, द्रविक प्रणाली के अंतर्गत कुछ बहुत अल्प बलों से लेकर अत्यधिक भारी बलों को आसानी से एवं दक्षता पूर्वक आरोपित किया जा सकता है। अगला, द्रविक प्रणाली को शीघ्रता से विपरीत दिशा में भी गति कराई जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, लीकेज होने पर आग लगने का खतरा रहता है, क्यों, क्योंकि आपका जो फ्लूइड होता है वो ज्वलनशील होता है। दूसरा है, द्रव लीकेज को समाप्त करने अथवा न्यूनतम करने के लिए प्रणाली के अवयव को विशेष रूप से अभिकल्पित तथा बनाया जाता है। मतलब इसकी डिजाइन इस प्रकार से की जा सकती है कि हमारा क्या हो, समाप्त अथवा न्यूनतम करने के लिए प्रणाली के अवयव को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है कि हमारा लीकेज हो जो है वो क्या हो, न्यूनतम हो। इसके लिए हमको विशेष रूप से क्या करते हैं, अभिकल्पित तथा बनाया जाता है। मतलब उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, और अभिकल्पित का मतलब होता है डिजाइन करना, और बनाने का मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं। अगला आपका है, धूल मिट्टी संक्षारण, तेल विकृति तथा अन्य प्रदूषित वातावरण से प्रणाली का बचाव करना महत्वपूर्ण होता है। अगला, पर्याप्त तेल फिल्ट्रेशन बनाए रखना पड़ता है। अगला है, पाइपलाइन फट सकती है जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला, अत्यंत सुग्राही अंगों का निरीक्षण करना जब वे खराब जलवायु तथा गंदे वातावरण में कार्य करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इसके जो है हानियां थी, ये सब क्या थी, इसकी जो है हानियां थी। अब ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। तो हमको जो है अब ऐसे ही न्यूमेटिक सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, जो कि एग्जाम में प्रश्न आता है ना, कह देगा कि किसी हाइड्रोलिक सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए या किसी न्यूमेटिक सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए। यही प्रश्न जनरली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया या न्यूमेटिक सिस्टम हो गया। तो दोनों का डायग्राम अगर हमने बता दिया। वैसे अगर हम लोग सिलेबस की बात करें ना, ये सब है नहीं सिलेबस में, तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लाभ हानि ये सब कुछ सिलेबस में है नहीं, तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अंतर हो गया, लाभ हानि हो गया, कभी कभी आ जाता है। तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चला, अगर आ गया तो आपसे छूटने न पाए, अगर आ गया तो आपसे छूटने न पाए, इस नाते मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ाने का। इसका लाभ क्या है, लाभ की अगर हम बात करें, इसका लागत क्या होता है, कम होता है। सरल संस्थापन, सिंपल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होता है। तीसरा, हाई रिलेबिलिटी होता है, उच्च विश्वसनीय होता है, क्योंकि चल अंगों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है इसमें। अगला, डिजाइन तथा इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, ये आसान होता है। अगला क्या है, विस्फोटन रहित अवयव होता है, मतलब आग वगैरह एक्सप्लोजन प्रूफ होता है। अगला है, सहज रूप से मंद एक्चुएटर तथा सेंसर इसमें होता है। अगला है, उच्च दक्षता, एक अपेक्षाकृत छोटा संपीड़क
एक बड़े स्टोरेज टैंक को भर सकता है, छोटा संपीड़क बड़े स्टोरेज टैंक को भर सकता है, जिससे संपीड़ित वायु की आंतरिक उच्च मांग को पूरा किया जा सकता है। जैसे इसमें स्टोरेज होता है और आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में स्टोरेज नहीं था, उसमें क्या था, उसमें एक स्टोरेज नहीं था, इसमें स्टोरेज होगा। एयर को कलेक्ट कर लेंगे स्टोरेज के अंदर, तो उससे हमारा काम चलता रहेगा। जब एयर की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा और आपका एटमॉस्फेयर से एयर सब होने लगेगा। अगला पर्यावरणीय हितैषी खराब वातावरण में भी यह प्रणाली कार्य कर सकती है। अलाव क्या, साफ एवं शुष्क वायु बनाने के लिए संपीड़क की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, संपीड़क की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, नियमित रूप से अवयव का कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता होती है, नियमित रूप से अवयव का कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, वायु पाइपिंग की लागत ज्यादा होती है। अगला आपका है स्नेहन करने की आवश्यकता होती है। ये आपका क्या हो गया, अलाव हो गया। द्रवित तथा हाइड्रोलिक प्रणालियों के अनुप्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो, अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो मशीन औजार उद्योग में, मशीन टूल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में, हाइड्रोलिक प्रेस में, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में, लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में, जो लिफ्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग। कृषि मशीनरी में, एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में जो दवा का छिड़काव वगैरह करते हैं, वहां पे भी हम लोग जो है हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं। अगला, ऑटोमोबाइल उद्योग में, पावर ब्रेक में, पावर स्टीयरिंग में और झटका और शोषक में आदि के निर्माण में हम लोग जो है, आजकल जो ब्रेक वगैरह सिस्टम है वो भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया है। आपका जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन में एयर ब्रेक सिस्टम होता है, ट्रेन में जो होता है एयर ब्रेक सिस्टम होता है, और बहुत सारे ऑटोमोबाइल में जो है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी आ गया है। क्योंकि वो जो कम वेट का आदमी होता था, बड़े बड़े ट्रकों को ब्रेक नहीं लगा पाता, तो हाइड्रोलिक में स्टीयरिंग आपका आ गया हाइड्रोलिक वाला। पहले में मैकेनिकल होता तो घुमाने में ज्यादा बल लगता था, हाइड्रोलिक आ गया, आपका ब्रेक भी हाइड्रोलिक सिस्टम में आ गया है। तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। ये द्रव वाला हो गया आपका। फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में, आपका हैंडलिंग रोबोट्स में हो गया, एरोप्लेन और मिसाइल्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम का यूज कहाँ पे करते हैं, भारी अथवा गर्म दरवाजों के परिचालन, भारी तथा गर्म अथवा गर्म दरवाजों के परिचालन में। अगला हो गया स्लैब मोल्डिंग मशीनों में भार उठाने तथा शिफ्ट करने में। अगला हो गया स्प्रे पेंटिंग में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग पेंटिंग देखोगे, स्प्रे पेंटिंग हो गया। रेलवे स्टेशन पे कभी आप लोग देखे होंगे जो पानी के साथ एयर भी रहता है, एयर और पानी दोनों रहता है, जिससे हम लोग ट्रेन वगैरह की धुलाई करते हैं, ट्रेन वगैरह की धुलाई करते हैं। एयर और पानी, मतलब पानी कम रहता है, एयर भी ज्यादा रहता है, जिससे हमारा पानी का लॉस कम होता है। बॉटलिंग तथा फिलिंग मशीनों में, अवयवों तथा पदार्थ संवाहक में, डेंटल ड्रिल में, जो ड्रिल होता है, डेंटल ड्रिल होता है, उसमें भी देखते हैं बीच से क्या होता है, एयर पास होता है। क्या होता है, एयर पास आपका होता है, जिससे गंदगी वगैरह क्या हो, निकलती जाए। तो वहां पे भी न्यूमेटिक सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। भवन निर्माण में, माइनिंग में, रसायन उद्योग में, हॉपर की अनलोडिंग में, सीमेंट उद्योग में, सूती मिलों आदि में, मशीन औजार में, वायुयान में, विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न संक्रियाओं जैसे ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग, फार्मिंग आदि में, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल में, स्टैंपिंग तथा एम्बॉसिंग प्रक्रिया में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब अगला है पास्कल का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पास्कल का नियम। आपका हाइड्रोलिक्स में वहां पे पास्कल का नियम जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस वहां पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। पास्कल का नियम क्या है कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में, स्थित नहीं है, ये स्थिर होगा, ये क्या होगा, कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। मान लीजिए कोई बर्तन हम ले रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए कोई द्रव है, यहाँ पे कोई द्रव है। अगर इस द्रव में हम कोई पॉइंट कंसीडर करें, मान लीजिए पॉइंट कोई कंसीडर करें, तो इस पॉइंट पे सभी दिशाओं से लगने वाला दाब का जो मान होगा वो क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा और साफ फिगर बनाएं। ये मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे सभी दिशाओं में लगने वाले जो प्रेशर का मान है वो क्या होगा, एक समान सभी दिशाओं में। तो वही कह रहा है कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशा में समान रूप से, मैंने यानी ये सब क्या होगा, पी होगा, मतलब उस गहराई पर, इस गहराई पे सब क्या होगा, पी होगा। अगर गहराई हम लोग चेंज कर ले, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन सभी दिशाओं से लगने वाला प्रेशर क्या होगा,
एक समान ही होगा सभी। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर सभी दिशाओं से लगने वाले प्रेशर का मान क्या होगा, एक समान होगा। यही आपका क्या है, प्रेशर का नियम है। तो पास्कल के नियम से कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में क्या होता है, समान दाब लगाता है। क्या करता है, पास्कल के नियम से कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में क्या करता है, समान दाब लगाता है। यही आपका क्या है, यही आपका पास्कल का नियम है। अब आगे बढ़े हम लोग। दाब को प्रायः प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल से व्यक्त किया जाता है। मतलब दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे पास्कल के नियम के कुछ अनुप्रयोग है। जैसे पहला है बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस। ये क्या है, बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई तेल है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, यहाँ के इसके अंदर कोई क्या है, कोई तेल है, कोई क्या है, इसके अंदर कोई तेल है, क्या है, कोई तेल है, वही लिखा हुआ कोई तेल है यहाँ पे। फिगर में लिखा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे इसका एरिया ए है, और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो क्या है, पी है, पी इन है, एरिया इन है। और यहाँ पे ये आउटपुट वाला है, ये आपका इनपुट पिस्टन है, ये आउटपुट पिस्टन है। और इसके अंदर कोई फ्लूइड, मतलब इसके अंदर कोई क्या द्रव भरा हुआ, कोई तेल भरा हुआ है। ए आउटपुट है, ये पी आउटपुट है, ये क्या है, एफ आउटपुट है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा, प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। और जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा, और उस प्रेशर के कारण ये वाला पिस्टन मान लीजिए पहले यहाँ रहा होगा, यहाँ से पोजीशन चेंज करके कहाँ चला जा रहा है, यहाँ ऊपर चला जा रहा है। जब पिस्टन यहाँ पे नीचे होगा तो ये वाला पिस्टन ऊपर होगा, ये वाला पिस्टन ऊपर होगा, ये वाला पिस्टन कहाँ पे होगा, नीचे होगा। वही कह रहा है कि बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस को पास्कल के नियम का प्रयोग करके विकसित किया गया था। हाइड्रोलिक प्रेस में एक छोटा बल, स्मॉल इनपुट फोर्स करके एक बड़ा निर्गत बल प्राप्त करते हैं। पास्कल के नियम से निकाय के प्रत्येक बिंदु पर दाब तीव्रता क्या होगी, समान होगी। मतलब ये सिस्टम के अंदर हर जगह पे क्या होगा, प्रेशर एक समान होगा। मतलब एक हर जगह क्या होगा, प्रेशर समान होगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में क्या होता है, सभी दिशाओं में लगने वाला द्रव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो P इनपुट क्या होगा, F इनपुट बटे A इनपुट, और P आउटपुट क्या होगा, F आउटपुट बटे A आउटपुट। परंतु P इनपुट जो होगा P आउटपुट के बराबर होगा, P इनपुट जो होगा P आउटपुट के बराबर होगा। यानी प्रेशर का मान क्या होगा, हर जगह समान होगा। जो प्रेशर, मतलब ये इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी। यहाँ पे जो हमने बताया है ना, यहाँ पे हमने जो बताया है, यहाँ पे एक गहराई, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे P बराबर आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे रो जी एच। तो यहाँ पे रो जी एच के टर्म में मैंने बताया, यहाँ पे प्रेशर P होगा और यहाँ पे क्या होगा, रो जी एच होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये आपका एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था। ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर में आपका खुला हुआ है, तो इसके लिए जो प्रेशर होगा वो किसके समानुपाती होता है, गहराई के समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में खुला नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में खुला नहीं है, तो यहाँ पे पूरे सिस्टम के अंतर्गत प्रेशर क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो P इनपुट, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, P इनपुट जो होगा P आउटपुट होगा। तो यहाँ से F इनपुट बटे A इनपुट क्या होगा, F आउटपुट बटे A आउटपुट होगा। या F आउटपुट, या आपका F आउटपुट जो होगा, F आउटपुट बटे F इनपुट जो होगा, A आउटपुट बटे A इनपुट की क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बर्मा वाला हो गया। ये क्या हो गया, आपका बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें फिगर बना देना है। फिगर भी बहुत आसान है, इतना आसान फिगर कहाँ आपको मिलेगा भाई, इतना आसान फिगर कहाँ आपको मिलेगा, बस कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F आउटपुट हो जाएगा। पूरा लिख दीजिएगा, इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आउटपुट हो जाएगा। प्रेशर हर जगह क्या होगा, P ही होगा। प्रेशर क्या होगा, हर जगह P ही होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है काम करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान था, एप्लीकेशन जो था ये क्या था, बहुत आसान था। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर आपका हस्तचालित हाइड्रोलिक जैक, ये क्या है, हस्तचालित हाइड्रोलिक जैक है। मतलब हाइड्रोलिक जैक का आजकल लोग यूज करते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, पहले जब लोग गाड़ियों का टायर बनाते थे, आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ के आए होंगे,
तो वहां पे जो हाइड्रोलिक जैक पड़े थे तो वो मैकेनिकल वाला था। कौन सा था? मैकेनिकल था। उसमें चूड़ी पे वो था, उसको हम लोग घुमाते थे, इफर्ट लगाते थे, तो आपका क्या होता था, तो आपका जो स्क्रू था वो ऊपर उठता था, तो वो आपका क्या था? मैकेनिकल स्क्रू जैक था। यहाँ पे हाइड्रोलिक, यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक है। कौन सा जैक है? हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोलिक जैक। अब जो है कहीं मान लीजिए जो लोग फोर व्हीलर रखते हैं तो लोग अपने गाड़ी में क्या रखते हैं? हाइड्रोलिक जैक भी मिलता है। जनरली गाड़ी खरीदेंगे तो मिलता है, हाइड्रोलिक जैक मिलता है गाड़ी के साथ में, या लोग रखते हैं। तो क्या होता है, कहीं मान लीजिए अचानक से आपका टायर वगैरह खराब हो जाए, टायर में पंचर हो जाए, तो लोग स्टेपनी के रूप में एक टायर रखते हैं। एक टायर डिग्गी में स्टेपनी के रूप में रखते हैं, तो लोग क्या करते हैं? टायर को चेंज कर लेंगे। अब टायर को चेंज करने के लिए जो गाड़ी खरीदते हैं, जैसे बाइक खरीदते, तो उसके साथ नट रिंच वगैरह मिलता है एक आध, तो वैसे ही गाड़ी के साथ भी टायर वगैरह को खोलने के लिए जो मेन सामान होते हैं वो मिलते हैं। तो हाइड्रोलिक जैक्स क्या करेंगे? ऐसे पंप करेंगे और धीरे धीरे क्या करेगा? भार को उठाएगा, भार को उठाएगा तो आपका जो पहिया ऊपर उठ जाएगा। फिर पहियों को क्या करेंगे? नट बोल्ट खोल करके निकाल लेंगे, दूसरा वाला पहिया क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो ऐसे ही करते हैं हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोलिक जैक। ये क्या है? हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग हैंडल पर कम प्रयास लगाकर भारी भारों को उठाने के लिए होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यह भी पास्कल के नियम पे कार्य करता है। यह भी क्या करता है? पास्कल के नियम पे कार्य करता है आपका। तो ये देखिए, ये हैंडल है आपका। ये क्या है? ये हैंडल है। हैंडल ये भी हो गया। आजकल हैंडल जो आता है, हमने देखा हाइड्रोलिक जैक ऐसे आपका आता है, यहाँ पे ऐसे प्लंजर लगा होता है और यहाँ पे ऐसे लगा होता है। इसी को क्या करेंगे? इसी को बार बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, जैसे हम लोग नल चलाते हैं ना, उसी तरह का होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है साइकिल में हवा भरने वाला टाइप का दिया है। कौन सा किस टाइप का दिया है? जैसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं, थोड़ा साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा मतलब ये है, तो साइकिल में जैसे हवा भरते हैं वाला सिस्टम है। साइकिल में जब हवा जैसे भरते हैं उससे नहीं सही है, साइकिल में हवा भरने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये लगा हुआ है हिंज। अब ये क्या करेगा? ये लीवर लगा हुआ, ये उठाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये पूरा सिस्टम क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, फिर दबाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? दबाएंगे। जैसे आपका हैंड पंप होता है, दबाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हिंज है, दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे। दबाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा। क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा। तो इससे क्या होगा? जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा आपका? यहाँ से उसका प्रेशर बढ़ करके कहाँ आएगा? प्रेशर बढ़ करके कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा और इसको क्या करेगा? उठाएगा। क्या करेगा? उठाएगा। तो ऐसे बार बार करने से प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका क्या होगा? लोड उठेगा। लोड क्या होगा? आपका उठेगा। तो वही कह रहा है, हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग हैंडल प्रकार कम प्रयास लगा करके भारी भारों को उठाने के लिए होता है, जैसा कि चित्र प्रदर्शित। यह भी पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जब पंप सिलेंडर का हैंडल ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, जिससे सिलेंडर में पिस्टन के नीचे का स्थान रिक्त हो जाता है। सिलेंडर में जब पंप सिलेंडर का हैंडल ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, जिससे सिलेंडर में पिस्टन के नीचे स्थान रिक्त हो जाता है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो इसके अंदर स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय दाब के कारण तेल टैंक से तेल ऊपर चढ़ता है। वायुमंडलीय दाब के कारण यहाँ जब जगह हो जाएगा तो क्या होगा? जहाँ पे लो प्रेशर पे रहेगा वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा? लिक्विड ऊपर की ओर क्या होगा? चढ़ेगा। और एक चेक वाल्व से होते हुए, इधर इस चेक वाल्व से होते हुए सिलेंडर में पिस्टन के रिक्त स्थान में भर जाता है। चेक वाल्व होने के कारण तेल वापस टैंक में नहीं आएगा। चेक वाल्व क्या हो? चेक वाल्व की सहायता से मतलब दोबारा क्या होगा? ऑयल जो है इसके अंदर नहीं आएगा। फिर क्या होगा? जब पंप सिलेंडर का हैंडल नीचे की ओर लगाया जाता है तब पिस्टन की दाब से तेल संपीड़ित तेल सिलेंडर से बाहर आ जाता है और चेक वाल्व 2 से होता हुआ भार सिलेंडर की तली में पिस्टन के नीचे पहुंचता है। इस प्रकार जब भी हैंडल को ऊपर नीचे लगाया जाता है तो तेल की एक निश्चित मात्रा भार सिलेंडर में पिस्टन के नीचे पहुंचती है, जिससे हमारा भार ऊपर की ओर उठता है। और ब्लीड वाल्व एक हस्तचालित वाल्व होता है, जिसको जब खोला जाता है तब भार सिलेंडर का सारा तेल टैंक में चला जाता है। जैसे हम लोग जब उठाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से नॉन रिटर्न वाल्व की तरह ये होता है, जो आपका यहाँ पे आयल चला गया है, यहाँ से जब इसको चलाएंगे, यहाँ जब चलाते हैं इसको तो क्या होता है? इस टैंक से आयल क्या होगा? आयल देखिए यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से उठेगा, इधर की ओर जाएगा और इसमें क्या होगा? आयल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आयल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? पिस्टन आपका ऊपर की ओर उठता जाएगा। और जब हमारा उठ जाता है, जब हम लोग काम कर लेंगे, टायर बदल लेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस वालों को क्या करेंगे? ऐसे खोल देंगे, टोटी नुमा होगा, इसको खोल देंगे और ऑटोमेटिक सारा जो फ्लूइड है इसी के माध्यम से होता हुआ कहाँ से? यहाँ से ऐसे होता हुआ इस रास्ते से क्या होगा? इस रास्ते से पुनः इसमें चला आएगा और पूरा का पूरा प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। जो लोग गाड़ियों का टायर वगैरह बदले होंगे या बदलते हुए देखे होंगे, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। वो लोग क्या कर पा रहे होंगे? रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। वैसे जो आ रहा है आजकल ने,
ये पूरे सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है एक बॉक्स के अंदर ऐसे बंद होता है, बहुत छोटा सा होता भी साइज में, बहुत छोटा साइज में होता है। तो यहाँ पे काफी बड़ा करके दिखाया गया, वाल वगैरह को काफी बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, अलग अलग पार्ट करके दिखाया गया है। अगला और आपका है एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर। ये क्या है? एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट वही हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर। अब इसमें क्या है, इस युक्ति का प्रयोग साला में उपस्थित वायु से उच्च हाइड्रोलिक इनलेट एयर सप्लाई, उच्च हाइड्रोलिक इनलेट एयर सप्लाई दाब प्राप्त करना, जिसका उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडरों के परिचालन में होता है। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं उसके परिचालन में होता है। बूस्टर का प्रयोग रिवेटिंग मशीनों में तथा मशीन औजारों में क्लैंप के रूप में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये मशीन टूल क्या है, ये टेबल है, मशीन टूल टेबल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटैचेबल शार्ट स्ट्रोक पिस्टन, यहाँ पे शार्ट स्ट्रोक पिस्टन है, यहाँ पे है। ये क्या है, ये चीज क्लैंप किया हुई है, आपका क्या है, ये आपका वर्कपीस हो गया। और यहाँ पे क्या है, एयर पिस्टन आपका है, ये क्या है, एयर पिस्टन है। और यहाँ पे क्या है, एयर वाल्व है। अभी देखिए किस प्रकार से काम कर रहा है। संरचना क्या, चित्र के अनुसार इसमें एक बड़े व्यास का वायु पिस्टन होता है जो छोटे व्यास के हाइड्रोलिक पिस्टन को चलाता है। बड़े व्यास का ये पिस्टन होता है जो छोटे व्यास के हाइड्रोलिक पिस्टन को चलाता है। ये वाला क्या है, ये हाइड्रोलिक पिस्टन है। ये वाला क्या है, ये वाला आपका हाइड्रोलिक पिस्टन हो गया, ये वाला सिस्टम। ये क्या हो गया, ये हाइड्रोलिक पिस्टन। क्या हो गया, हाइड्रोलिक पिस्टन। क्या लिखा है कि चित्र के अनुसार इसमें एक बड़े व्यास का वायु पिस्टन होता है जो छोटे व्यास के हाइड्रोलिक पिस्टन को चलाता है। ये क्या है, ये वायु पिस्टन है। ये क्या है, ये आपका एयर पिस्टन देखते हैं, क्या है आपका एयर पिस्टन है। फिर अगर हम लोग बात करें क्रिया क्रिया काम कैसे करता है, चित्र में एक अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया गया है जहां एक एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर उच्च दाब तेल सप्लाई करता है। जैसे आप लोग हाइड्रोलिक स्क्रू जैक, जो हाइड्रोलिक जैक देखे हुए हैं, तो उसके बारे में समझना आसान है। जो चीजें हम मशीनें देखे रहते हैं, अब अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि एयर टू हाइड्रोलिक प्रेशर बूस्टर एनिमेशन वीडियो, आप इतना सर्च करिए एयर टू हाइड्रोलिक प्रेशर बूस्टर एनिमेशन वीडियो, और एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जब ये समझेंगे ना, तो वहां से दिमाग में आपके ऐसे सेट हो जाएगा कि वो आप बना करके बड़े आराम से अपनी भाषा में लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे 2D में समझना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ वर्क होता हुआ दिखता नहीं है, और एनिमेशन वीडियो में वही क्या होता है, वर्क होता हुआ दिखता है, तो समझना वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। करा चित्र में एक अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया गया है जहां एक एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर उच्च दाब तेल सप्लाई करता है जो एक मशीन टूल टेबल पर एक कार्यखंड को क्लैंप करता है। एक कार्यखंड को क्या करेगा, क्लैंप करने का काम करता है। साला का वायुदाब सामान्यतः 4 से 6 बार पर कार्य करता है। यदि हम केवल वायु चालित क्लैंप का ही प्रयोग करते हैं तब हमें एक बड़े साइज का न्यूमेटिक सिलेंडर कार्यखंड को क्लैंप करने के लिए आवश्यक होगा। एयर टू हाइड्रोलिक दाब बूस्टर के प्रयोग से सिलेंडर का साइज प्रभावशाली ढंग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है, ये क्या होता है, ये समाप्त होता है, ये चैप्टर का समाप्त होता है। इसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, पहला हो गया हाइड्रोलिक सिस्टम, दूसरा हो गया न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक में पी साइलेंट होती है, तो न्यूमेटिक बोलते हैं हम बार बार। न्यूमेटिक सिस्टम पी नहीं बोलते हैं, पी वर्ड नहीं बोलते हैं। तीसरा आपका हो गया पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में 3 है आपका, एक तो आपका हाइड्रोलिक जैक आपका है, एक आपका बर्मा वाला था, और एक आपका ये वाला था, हाइड्रोलिक बूस्टर वाला था। क्या था, हाइड्रोलिक बूस्टर वाला था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीटली समाप्त हो गया। 2 चैप्टर और बचा हुआ है न्यूमेटिक में, उसको भी हम लोग जो है 2 अलग अलग वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।